कैसे मित्रों? क्या बात, बाकी मित्र कहाँ आज? इतना ही है सर। आज आपने एक साथ शनिवार किया होगा, टीवी पे लोग ही आते हैं छुट्टी का, इतना ही आते हैं। कुछ इसका कनेक्शन डायरेक्ट भी होता है कि नहीं? लाइव है सबके लाइव है। मित्रों, जैसा हमको पता है कि ये कोरोना की महामारी, इसके जो आंकड़े दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए आ रहे हैं, तो ये एक स्वाभाविक है कि सरकार पूरी तरह से इसको कंट्रोल करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाए हुए है। आज अभी हमारी स्टेट लेवल की जो कोरोना मॉनिटरिंग कमेटी की मीटिंग थी वो हुई और उसमें बहुत से विषयों के ऊपर विचार करने के बाद जो निर्णय लिए गए हैं, पहला तो जो वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है सारे देश भर में, जैसा प्रधानमंत्री जी ने डिक्लेयर किया है, वो हमने भी यहाँ तय कर लिया है कि हरियाणा का भी जो वैक्सीनेशन ड्राइव 1 मई से अब वो 18 वर्ष से ऊपर के सब लोग उसमें एंटाइटल्ड होंगे। सबको ही वैक्सीनेशन का जो टीका है वो लगाने के लिए इस अभियान को शामिल किया जाएगा। पहले 45 साल से ऊपर की आयु के लोग थे, अभी 18 से 45 भी उसमें जोड़ दिए गए हैं और इसका सबका रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा और उस रजिस्ट्रेशन को 28 अप्रैल से खोला जाएगा। तो जो भी वैक्सीनेशन का टीका लगाने वाले ऐसे लोग होंगे वो अपने आप को रजिस्टर करेंगे। उनकी चॉइस होगी कि वो सरकारी व्यवस्था में इंजेक्शन लगवाएंगे या प्राइवेट व्यवस्था में लगवाएंगे। अभी तक तो सरकारी और प्राइवेट व्यवस्था एक ही जैसे चल रही थी, पूरी स्टेट के ही कंट्रोल के सिस्टम से थी, कोई कहीं भी लगवा सकता था। लेकिन अब ये जो नया फेज शुरू होगा 1 मई से, इसमें सरकारी व्यवस्था में तो जितने ये लगेंगे इंजेक्शन वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट लगेंगे, लेकिन बाकी प्राइवेट वालों को जो कि वो खरीद कर लाएंगे और उनकी अलग से व्यवस्था चलेगी। खरीद के लाने के बाद उनके अपने रेट्स होंगे। रेट्स हालांकि जो सरकार को भी अब 1 मई के बाद पैसे से ही इंजेक्शन मिलेंगे, लेकिन सरकार उस पैसे को अपने खर्चे में वहन करेगी। प्राइवेट लोग चूँकि खरीद के लाएंगे तो वो पैसे से ही शायद लगाएंगे, या कोई कॉरपोरेट जगत के लोग उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे तो वो कर सकते हैं। इंडस्ट्री के लोग भी हम उनको अपील करेंगे कि वो अपनी जो लेबर फोर्स है उनको अधिक से अधिक संख्या में इंजेक्शन ला करके और उनको मुफ्त लगाएं और स्वयं अपने कॉर्पोरेट जगत के लोग हैं उस खर्च को वहन करें, ऐसा उनको हम अपील करेंगे। तो इस प्रकार 18 से हाँ 600 रुपया पर इंजेक्शन ये प्राइवेट का रेट है और 400 रुपया पर इंजेक्शन ये सरकारी रेट है। तो सरकार जो खरीद के लाएगी वो 400 रुपये के हिसाब से लाएगी, लेकिन वो पैसा हम अपनी स्टेट की ओर से ही उसमें वहन करेंगे। इसी प्रकार जो वर्तमान में पेशेंट्स आ रहे हैं, अधिक से अधिक लोग जो कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं, आज संख्या जैसा कल की संख्या हमारी पूरी स्टेट की 10,000 से भी ऊपर हो गई है। अकेले गुरुग्राम की संख्या कल जो है 4,300 थी और एक समय ऐसा था जब पिछली बार पहली वेव में हाईएस्ट संख्या हमारी वो 3,100 ही रही थी। अब उससे ज़्यादा केवल एक ज़िले की ये हुई है, तो इसलिए कुछ ज़िलों में बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन हो गई है। लेकिन हमने सारी व्यवस्थाएं अभी तक भी चला रहे हैं, आगे भी अब चलाएंगे। उसमें पहला विषय तो है कि जो बेड्स हैं उनकी संख्या बढ़ाई जाए, तो इस पर पूरा विचार हुआ है। हमारे जितने मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें संख्या बढ़ाने के लिए आज पूरी योजना बनी है, चाहे वो सरकारी हैं चाहे प्राइवेट हैं, उन सब में व्यवस्था की जा रही है। सरकारी व्यवस्था में अकेले पीजीआई रोहतक में अब व्यवस्था 1,000 बेड की वो कर दी गई है और वो कल से उन बेड्स पर सारी व्यवस्था होने के बाद एडमिशन्स वो शुरू हो जाएंगे। अन्य सब मेडिकल कॉलेजेस उनमें 1,250 बेड्स की व्यवस्था ये और बढ़ाई गई है। विशेष तौर पर उल्लेख करना चाहूँगा कि जो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद का है, जो भी नया बन रहा है, जो पहले गोल्ड फील्ड नाम से था वो सरकार ने लिया है, उसमें आर्मी के डॉक्टर्स उन्होंने कहा है कि हम पूरा स्टाफ देंगे और 2 दिन में वो स्टाफ वहाँ पहुँच जाएगा और वहाँ 200 नए बेड इसकी व्यवस्था ये हो जाएगी। प्राइवेट हॉस्पिटल्स इनको भी जहाँ कहीं पहले 25% थे, कहीं 30% थे,
अब उनको सबको कह दिया गया है कि 50% बेड्स वो अवश्य कोविड बेड्स के रूप में परिवर्तित करें। जो इससे ज़्यादा कर सकते हैं उनको भी आह्वान किया गया कि वो अपनी मर्जी से इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 50% बेड्स की व्यवस्था वो ज़रूर करें। जहाँ तक ऑक्सीजन सप्लाई का विषय है, क्योंकि पिछले 3 दिन से बढ़ते हुए केसेस को ध्यान में रखते हुए ऑक्सीजन की भी सप्लाई तो कम नहीं थी, थोड़ी अव्यवस्था थी। उस अवस्था को केंद्र सरकार की मदद से जहाँ जहाँ से सप्लाई आनी थी, क्योंकि मल्टी स्टेट ये अफेयर है, बहुत जगह पर प्रोडक्शन है लिक्विड गैस यानी ऑक्सीजन की, और डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग अलग जगह के पहले के कॉन्ट्रैक्ट सबके हुए हैं। अब सारा वो सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है, सबका कोटा सबका तय कर दिया है, जैसी जैसी आवश्यकता है वो पूछ करके। हमारे यहाँ जितनी आवश्यकता थी हमने 180 मीट्रिक टन की डिमांड रखी थी, जिसके बदले 162 मीट्रिक टन का कोटा हमको मिला है। वो सारे का सारा हमको मिल रहा है। ज़्यादातर उसमें अधिकांश पानीपत से आता है। पानीपत के अलावा भिवाड़ी है, भिवाड़ी के साथ रुड़की है, बद्दी है, बरोटी वाला, बद्दी यानी बरोटी वाला, और हिसार से भी कुछ हमें 10 मीट्रिक टन उपलब्ध होती है। तो ऐसा कुल मिलाकर 162 मीट्रिक टन ये हमको उपलब्ध हो रही है। लेकिन अभी हमने रिवाइज डिमांड आज विचार किया है कि हमारी रिवाइज डिमांड जो होगी वो 200 मीट्रिक टन होगी, तो हम केंद्र को कहेंगे कि हमें और ये 40 मीट्रिक टन इसको उपलब्ध करवाएं। हम स्वयं भी इसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं, और अभी आज ही हमने एक ऑर्डर बोकारो स्टील प्लांट जो है वहाँ पर उनको भेजा है, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन जो है सरप्लस में है। तो जैसे ही वहाँ से हमें ये मिल जाती है ऑक्सीजन, तो एक स्पेशल ट्रेन बोकारो से चलेगी, जिसमें 6000 मीट्रिक टन ये गैस हमारे पास आएगी। उसको जहाँ जहाँ सप्लाई की आवश्यकता होगी वहाँ सप्लाई करेंगे, शेष अपनी रिजर्व में भी रखेंगे, ताकि अचानक कोई आपूर्ति कहीं करनी पड़ती है तो उसको हम कर सकें। इंडस्ट्री में भी जहाँ जहाँ अभी गैस का उपयोग हो रहा है, तो इंडस्ट्री को भी हमने निर्देश दिया है कि जहाँ कहीं नॉन एसेंशियल आइटम के ऊपर गैस यानी ऑक्सीजन खपत हो रही है, उसको रोक करके भी उसको मेडिकल यूज़ के लिए ऑक्सीजन है उसको कन्वर्ट कर दें, ताकि उस सप्लाई को और भी हम बढ़ा सकें। इसके साथ जो और निर्णय लिए हैं कि मेडिकल हॉस्पिटल्स में, कॉलेजेस में ओपीडी सिस्टम को भी हमने लिमिटेड किया है कि जितने आवश्यक ओपीडी है उतना ही वहाँ उनको एक प्रकार से अटेंड करके, और बहुत ज़रूरी कोई केस है जो इमरजेंसी है उसी को एडमिट करेंगे। अन्यथा सबको ये कहा है कि कोविड पीरियड के समाप्त होने के बाद अब कुछ सामान्य बीमारियां ऐसी होती हैं जिसको कुछ समय के लिए टाला जा सकता है, उसके बाद ही उसको वो लोग उसमें आगे आए। जो हमारे सरकारी ऑफिस हैं उनको भी हमने कंट्रोल किया है कि जितने सरकारी ऑफिस हैं और प्राइवेट ऑफिस हैं उनको जिनको एसेंशियल सर्विसेज हैं, सरकारी ऑफिस सामान्यतः बहुत एसेंशियल चीज़ें होती हैं, उनको ज़रूर अपने ऑफिस चलाने होते हैं, तो 50% से ज़्यादा अटेंडेंस में नहीं हो। लोकल जो ऑफिस का इंचार्ज है उसको हमने ये भी कहा कि इससे कम में भी अगर व्यवस्था हो सकती है तो उस व्यवस्था से वो काम करें। और वर्क फ्रॉम होम, ये चाहे सरकारी ऑफिस है और चाहे प्राइवेट ऑफिस है, प्राइवेट ऑफिसों को सबको कहा कि वर्क फ्रॉम होम जिनका काम चल सकता हो, वर्क फ्रॉम होम, घर से काम ये करें। खास करके आईटी की जितनी भी इंडस्ट्री है वो सब घर से चलाई जा सकती है। तो ऐसे प्राइवेट ऑफिसेज, सरकारी ऑफिसेज 50% से ज़्यादा इनकी अटेंडेंस नहीं होनी चाहिए। जिलों को जैसा पहले निर्देश दिया है कि 6 बजे के बाद बाज़ार सारे बंद रहने चाहिए, और इसको एनफोर्स जो है वो मजबूती से करें ताकि कोई भी भीड़ भाड़ का क्षेत्र वो उसमें ना दिखाई दे। कोरोना का जो फैलाव है वो भीड़ के कारण से ज़्यादा बढ़ता है। सामान्य जितनी भी सावधानी की चीज़ें हैं वो भी सब दोहराई गई हैं कि मास्क है, 2 गज़ की दूरी है, और सोशल डिस्टेंसिंग है, यानी 2 गज़ की दूरी आ गई, उसमें सैनिटाइज़र की व्यवस्था। और जो गैदरिंग है इसमें भी एक परिवर्तन किया है कि अब मैक्सिमम गैदरिंग किसी भी फंक्शन की 50 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फ्यूनरल 20 जैसा पहले तय किया था वही रखेंगे। अब जो 200 वाली गैदरिंग्स है उसको भी मना कर दिया है। विवाह शादी का, किसी फंक्शन का गैदरिंग
केवल 50 तक करें। सामान्य यानी जिनको बहुत आवश्यक लगता है कि मुहूर्त की चीज़ें या बाकी सब हैं, तो सामान्य तरीके से ही उस अपने फंक्शन को करें। जो इसको टाल सकते हैं आगे के लिए टालना चाहिए। मुझे जानकारी है बहुत से लोगों ने अपने इन सब फंक्शंस को, विवाह शादी को टाल करके आगे भी ले गए हैं। तो ऐसा निवेदन है कि जितना इसको टाल सकते हैं टालें, आवश्यक होने पर ही 50 की संख्या में ये सब इंडोर करना आउटडोर चाहिए। मिला के सर, चाहे इंडोर हो चाहे हाँ, सब, इससे ज़्यादा नहीं। तो 144। हाँ, ऐसे जिला अध्यक्ष डीसीज को ये पूरा पहले ही अधिकार है, फिर भी उनको दोहरा दिया गया कि 144 वो लगा करके, और जहाँ जहाँ उनको कंट्रोल करना आवश्यक लगता है वहाँ 144 पूरा लगाएं, और जिनको छूट देनी है उनको उन ऑफिस में छूट दें। खास करके जैसे आजकल मंडियाँ हैं, अनाज मंडियों में प्रोक्योरमेंट चल रहा है, तो वहाँ उनको आवश्यक छूट जितनी चाहिए वो दें। और 144 के साथ भीड़ को कंट्रोल करने का, 5 लोगों से ज़्यादा इकट्ठे ना हो, तो ऐसा एक उसको भी सख्ती से वो निपटेंगे। जहाँ जहाँ केसेस ज़्यादा हैं, खास करके गुरुग्राम है, फरीदाबाद है, हिसार है, करनाल है, सोनीपत है, इन सब ज़िलों में डीसीज को पूरी सख्ती बरत करके और इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा है, ताकि हम इस चक्र को वहाँ तोड़ सकें और ये संख्या, जहाँ हज़ारों की संख्या में एक एक दिन में केस आ रहे हैं, उसको रोक करके और इसको कैसे कंट्रोल में ला सकते हैं, इस सारे को कंट्रोल में लाया जाए। फिर भी पूरा एक विश्लेषण करने के बाद ये ध्यान में आया कि आज भले ही केसेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं, फिर भी चीज़ें अंडर कंट्रोल हैं। ऑक्सीजन, इसके लिए अलग से हमने टीम बनाई है प्रदेश स्तर के ऊपर, कि जो ऑक्सीजन को जहां आवश्यकता होती है, रेड अलार्म भी जहां होता है, तुरंत उसको ऑक्सीजन वहाँ पहुँचाई जाती है। और इसमें दिल्ली की जो ऑक्सीजन पानीपत से जानी होती, सुनिश्चित किया गया उनकी पूरी जानी चाहिए। हरियाणा से बाहर जाने के लिए केवल दिल्ली का कोटा हमारे यहाँ है, बाकी केवल हरियाणा का ही हरियाणा में है। इसके अतिरिक्त हमारे पास जो आनी होती है उसमें थोड़ा भिवाड़ी से हमको कठिनाई आती है, फिर भी वहाँ के चीफ सेक्रेटरी से बात करने के बाद, केंद्रीय गृह मंत्री से भी बात करने, गृह सचिव से बात करने के बाद सुनिश्चित किया गया है कि भिवाड़ी से हमें जो 20 मीट्रिक टन आनी है वो डेली आनी चाहिए। रुड़की हमको कोई कठिनाई नहीं आ रही है, बरोटी वाला भी मिल रही है, लेकिन हमने ज़रूर निवेदन किया है कि जितना ज़्यादा हमको पानी के साथ जोड़ के रखेंगे, उतना हमको निकट होने के नाते से और हमारे अपने कंट्रोल में होने के नाते से ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित होगी। लेकिन डिस्ट्रीब्यूट करने में केंद्रीय अधिकारियों का कहना ये है कि किसी भी एक प्लांट के ऊपर निर्भर रहना ठीक नहीं है। हमको अलग अलग प्लांटों को कई प्रदेशों में बांटना इसलिए भी आवश्यक है, टेक्निकल मैकेनिकल चीज़ है, कहीं कोई फॉल्ट आ जाए तो हमें कहीं ना कहीं से अल्टरनेटिव सप्लाई ये मिलती रहे। इसलिए वो मल्टीपल स्टेट्स को मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स के साथ जोड़ा गया है। फिर भी बोकारो जैसे प्लांट पर या और जो इस प्रकार के स्टील के बड़े प्लांट हैं जहाँ ऑक्सीजन उपलब्ध है, वो देश भर में और जहाँ जहाँ आवश्यक है उनको वहाँ देने के लिए बोकारो से ट्रेन्स की व्यवस्था की जा रही है, वो यहाँ लेकर के आएंगे। ऑक्सीजन का अधिक उत्पादन, इसके लिए कल ही एक समाचार ये मिला था हमको कि विदेश से शायद 25 के आसपास जो ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग प्लांट्स जो हैं वो लाए जा रहे हैं, और हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि एक आध प्लांट वो हमें भी मिल जाए, ताकि हम आगे फ्यूचर में किसी प्रकार की कोई कंटिजेंसी हो उसको हम पूर्ति कर सकें। छोटे छोटे प्लांट्स ऑक्सीजन बनाने के, ये भी कई जगह पर चालू होने की स्थिति आ गई है। जैसे 6 तो हमारे पास पहले से आए हुए हैं, उसको 2 दिन के अंदर चला देंगे। जो स्टाफ है उनका चलाने का वो अभी आने वाला है, जिस दिन आ जाएगा 1 या 2 दिन के अंदर वो प्लांट चालू हो जाएंगे। कल एक एसजीटी ने भी हमको बताया कि उन्होंने एक ऑक्सीजन जनरेटर वो स्थापित किया है, वो भी 3 दिन के बाद चालू हो जाएगा। 200 बेड्स की व्यवस्था उस ऑक्सीजन के प्लांट के साथ उनकी जोड़ दी जाएगी। हर जो इंडस्ट्री के लोग हैं वो इसमें आगे आने के लिए तैयार हैं। अगर कहीं थोड़ी अभी कमी आगे आएगी तो वो मैन पावर की आएगी, डॉक्टर्स की, जो पैरा मेडिकल के स्टाफ की, ये हमको अभी पर्याप्त है। फिर भी आवश्यकता पड़ेगी तो हम आह्वान करेंगे, कोई रिटायर्ड लोग हैं, वॉलंटियर्स हैं, बाकी सब हैं, उनसे भी हम लेकर के आवश्यकता पड़ने पर आयुष का जो हमारा आयुर्वेद का जो कॉलेज है, श्री कृष्णा आयुर्वेद कॉलेज, वहाँ भी बेड्स की व्यवस्था है। केवल ऑक्सीजन की व्यवस्था और करेंगे तो वहाँ भी हमको पर्याप्त जगह पर मिल जाएगा। तो ऐसे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस ने, बहुत लोगों ने ऑफ़र किया है कि किसी भी कंटिजेंसी में उनका उपयोग हमको करना होगा, चाहे आर्थिक दृष्टि से, चाहे वो इन काइंड या हॉस्पिटल्स के नाते से,
वो बना करके हमको देने के लिए तैयार हैं। हमने एक अपने अधिकारी पीके दास जी को केवल एक्सपेंशन ऑफ बेड्स, एक्सपेंशन ऑफ कोविड हॉस्पिटल्स, इसके लिए उनको जिम्मेवारी लगा दी है, ताकि सबकी मॉनिटरिंग वो इसमें करते रहेंगे। हर काम के लिए टीम बन गई है, किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना आए। पहले भी पिछले साल हमने इस प्रकार की सारी व्यवस्थाएं की थी, हमारा बिल्कुल स्मूथ सिस्टम चला था और हरियाणा में कहीं कोई कठिनाई नहीं आई थी। इस बार भी हमारा सिस्टम स्मूथ चलेगा। हम हर समय अलर्ट हैं, हमारे पूरा एडमिनिस्ट्रेशन 24 घंटे ऑन टोज है, ताकि कहीं कोई कठिनाई आती है। रात के 2-2 बजे तक भी जहाँ से कोई शिकायत आती है, किसी भी पेशेंट को बेड नहीं मिला है, कहीं ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो हमारे अधिकारी जाग करके भी सब काम कर रहे हैं। हम भी रात भर जब तक फ़ोन आते हैं सुनते हैं, सुबह सुबह फिर इस काम में लग जाते हैं। हमारे हेल्थ मिनिस्टर ये भी लगातार सारे काम में लगे हैं। हालांकि इनका स्वास्थ्य अपना ठीक न होने के बावजूद भी जितना पेन ले रहे हैं, कई बार हमको ही लगता है कि कुछ ज़्यादा पेन ले रहे हैं। तो इसलिए क्योंकि एक ऐसा एक काम है, हमारे जिम्मे है, एक सेवा का, 2.5 करोड़ लोगों की 2.5 करोड़ लोगों की जिम्मेवारी है, तो उस नाते से हम सब काम कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि अननेसेसरी पैनिक ये जनता ना होने दे। जितनी चीज़ की आवश्यकता है उतनी ही डिमांड वो करें। जहाँ तक ऑक्सीजन की विषय है, डॉक्टर्स के कहने पर ही ऑक्सीजन बेड के लिए वो दाखिल हों, वहाँ बेड लें। जिसको आवश्यकता नहीं है उसको केवल छोटे मोटी बात के लिए ऑक्सीजन, या जैसे दवाइयों की सप्लाई है, रेमडेसिविर की है, या एक और कौन सी दवाई, टोसिल, हाँ टोसिलिमेजय, तो ऐसी बहुत, वैसे तो महंगी दवाइयाँ हैं, लेकिन आजकल पैसे वालों को लगता है कि महंगी भी हो जाए, मिल तो जाए, उसकी भी जिसको आवश्यकता है उसको लेना चाहिए। अब हमने इन दवाइयों का जो मार्केट में प्राइवेट लोगों के द्वारा इसकी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, उसका भी कंट्रोल करना शुरू किया कि सब चीज़ें अब ये वहाँ जो CMOs हैं, वहाँ जो डॉक्टर्स के बोर्ड हैं, वो सब अपनी देखरेख में करें। IMA को भी हमने निवेदन किया है कि वो भी सभी हॉस्पिटल्स को, प्राइवेट को, सबको वो लिखें कि ये प्रिकॉशन सब बरती जाएँ, और पूरे समाज को, पूरे प्रदेश को हम लोग उनके इलाज के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए हमेशा तत्पर हैं। एक सर, ये कल सोशल मीडिया पे बड़ा आया, चीफ सेक्रेटरी ने आपको एक प्रपोजल भेजा था गुरुग्राम और फरीदाबाद में लॉकडाउन लगाने के लिए। एक तो ये बताएं कि इस बैठक में ये डिस्कस हुआ, और दूसरा क्या गुरुग्राम फरीदाबाद में सभी जो प्राइवेट कार्यालय हैं वहाँ पे 100% वर्क फ्रॉम होम कर दिया गया? जैसे मैंने बताया कि लॉकडाउन के अपने रिपोर्टिकेशन होते हैं। हमने तय किया कि लॉकडाउन नहीं लगाएंगे। लॉकडाउन एकदम जिसको लास्ट अल्टरनेटिव होता है, कभी विचार करना होगा तो करेंगे, लेकिन लॉकडाउन में जो जो कुछ करना होता है वो सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। जैसे इंडस्ट्री है, अब लॉकडाउन में तो इंडस्ट्री बंद भी करनी होती है, लेकिन हम इंडस्ट्री को बंद नहीं करेंगे। हमने बताया जो एक शिफ्ट, सिंगल शिफ्ट की वहाँ काम करते हैं उसको डबल शिफ्ट में करें, 2 शिफ्ट वाले 3 शिफ्ट में करें, ताकि अटेंडेंस थिन हो जाए। और जहाँ जहाँ कंटेनमेंट जोन है, पहले हम छोटे कंटेनमेंट जोन बनाते थे, अब उन्होंने विचार किया कि नहीं, जहाँ बड़े कंटेनमेंट जोन भी अगर एकदम क्लस्टर आता है पॉजिटिव केसेस का, तो बड़े कंटेनमेंट जोन बना करके भी वहाँ कंट्रोल किया जाए, 144 लगा के कंट्रोल किया जाए, तो कर्फ्यू लगा के कंट्रोल किया जाए। छुट्टियाँ जो कर दी हमने, ऑफिस की छुट्टी की है, जैसे आपने कहा कि फरीदाबाद और गुरुग्राम, इन दोनों में ऑफिस की छुट्टी करके वर्क फ्रॉम होम सबके लिए कर दिया है। बहुत असेंशियल जो सर्विसेज हैं उन्हीं के लोगों को ऑफिस में बुला करके काम कराया जाएगा। इवन सरकारी कार्यालय भी, वो भी कम से कम उपस्थिति में जो असेंशियल सर्विसेज के सरकारी कार्यालय हैं उनको ही अटेंडेंस उनकी होगी, अन्यथा सब अपने घर से काम करें, वीडियो कॉन्फ्रेंस से करें, मीटिंग्स वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करें, टेलीफोन से काम चलाएं। जितना दूरी बनाकर कम से कम संख्या में अपने ऑफिस में बुलाकर काम किए जा सकते हैं वो करने चाहिए। हम इसको लोगों को अवेयर करना चाहते हैं, लोग अपने आप अडॉप्ट करें, और अब कर भी रहे हैं। जैसे हमने कल से 6 बजे बाजार बंद कराए, लोगों ने अपने आप आगे बढ़ करके बंद किए हैं। कोई हमको बहुत फोर्स नहीं लगानी पड़ी है, कोई किसी का विरोध नहीं झेलना पड़ा है। इवन एसोसिएशन आ रही हैं, कुछ एसोसिएशन तो फरीदाबाद की और गुड़गांव की आई हैं, उनका जी अगले पूरे सप्ताह हम चाहो तो बाजार बंद करने के लिए तैयार हैं पूरा। हमने कहा ठीक है, आप अपने बंद करने का निर्णय अपना ले लीजिए, हम तो चाहेंगे कि भी कम से कम ऑर्डर निकालने पड़े, लोग अपने आप अडॉप्ट करें, क्योंकि अभी ये नया विषय नहीं है, ये हमारे लिए सेकंड टाइम आ रहा है। तो सेकंड टाइम में फर्स्ट टाइम की चीज़ें सब लोगों को पता है, और जिस गति से ये बढ़ रहा है उस गति से हम लोगों को ध्यान में है कि जान है तो जहान है। हमारी ज़िंदगी प्यारी है, कोई सरकार के साथ बहस नहीं है।
जितना कंसर्न अब हमारा सरकार के नाते है उतना कंसर्न जनता का भी है। सर जैसा कि आपने बता रहे हैं, यही बात बता रहे हैं, एक बार क्लियर कर दीजिए कि गुरुग्राम और फरीदाबाद के लिए सरकारी के लिए क्या है, प्राइवेट के लिए, ओवरऑल हरियाणा के लिए क्या है? मैंने बता दिया कि डीसीज को हमने पूरी पावर दे दी है, जितनी सख्ती ज़्यादा कर सकते हैं वो करें। 144 भी लगाएं, 6 बजे से जो बंद करने का, बाजार बंद करने का, वो भी कराएं। कर्फ्यू रात का जो है जिसको कहना चाहिए कोरोना कर्फ्यू, वो लगाने का सब जगह का ऑर्डर हमने किया हुआ है। ऑफिस जो हैं इन 4-5 जिलों में तो बंद करने के लिए कहा ही हमने। फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत, करनाल, हिसार, यही है, रोहतक। तो ऐसे ये 5 जो 6 जिले। मैं कहता हूँ इसके अलावा भी डिप्टी कमिश्नर जब चाहें डिजास्टर एक्ट में हमने उनको पूरे अधिकार दे रखे हैं कि उसके बाद भी उनको लगता है कि नहीं इस जिले के अंदर ये और बंद करना है, उनको हमारे से पूछने की जरूरत नहीं है। अब पूरी पावर्स हमने डिप्टी कमिश्नर्स को दे दी। सर एक और सवाल आ रहा है, जब ये सारी दुकानें बंद हो जाती हैं उसके बावजूद जो लिकर वेंट हैं वो कल भी देखने में आया कि वो खुले रहते हैं, क्या हमने उनको छूट दी है एसेंशियल आइटम्स में, किराना और केमिस्ट के बाद, या वो अपने आप ही ऐसा समझ रहे हैं कि ऐसा है? डिप्टी कमिश्नर को कह दिया है कि जैसा वो चाहे वैसा करें। कोई मोहल्ले में इक्का दुक्का दुकान है, मैं लिकर मैं सबकी कह रहा हूँ, किराना भी है, लिकर भी है, किताबों की भी है, बाकी सब है। जहाँ भीड़ भाड़ नहीं है वहाँ हम रोकने के लिए ऐसा नहीं कि जबरदस्ती डंडा चलाएंगे, केवल लोगों को दूर रखना है, भीड़ ना हो कहीं भी। अब कहीं मानो किसी दुकान के ऊपर 4 से ज़्यादा लोग पान के भी ऊपर इकट्ठे होते हैं तब भी रोकेंगे, लिकर पर भी इकट्ठे होंगे तब भी रोकेंगे, लेकिन 2-4 लोग हैं जाके अपना काम कर रहे हैं तो कर रहे हैं। हाँ, सर जो वर्क फ्रॉम होम केवल भीड़ ना हो ये हेतु है। कोई दुकान के ऊपर हमारा किसी के ऊपर विरोध नहीं है, नॉर्मल चलने वाली दुकानें हैं, नॉर्मल रूटीन में तो एक सप्ताह में एक छुट्टी होती है वो होती है। लेकिन अब चूंकि कोरोना का तो एकमात्र फंडा ये है कि जहाँ कहीं भीड़ है उसको नहीं होने देना, वो ऑर्डर डिप्टी कमिश्नर और उसको इम्प्लीमेंट करने वाली पुलिस खूब करेगी। सर जो वर्क फ्रॉम होम की बात की आपने, उसके अंदर सर कर्मचारी और जो मजदूर है वो वर्क फ्रॉम होम नहीं कर पाएगा क्योंकि उनका तो मेन पावर का कर्मचारियों का मैंने बताया कि 1 यानी 1 शिफ्ट की बजाय 2 शिफ्ट करें, आधे हो जाएंगे, 2 की बजाय 3 शिफ्ट करें, कम हो जाएंगे। तो इसलिए थिन पॉपुलेशन के साथ, थिन अटेंडेंस के साथ ये सारे काम अलाउड हैं। सर एक वाहनों के साथ जिले हैं, इसमें क्या किस तरह जो ये क्या मापदंड रहेंगे सर जो आपने जिले गिनाए हैं, सोनीपत गिनाया, रोहतक? यहाँ संख्या चूंकि 600 800 आ रही है, हो सकता है कल मानो संख्या बढ़ेगी कि तो 2 जिले और जोड़ देंगे। 4 दिन लगता है कि वहाँ संख्या रुक गई है तो 2 जिले थोड़ा कम ढिलाई हो जाएगी। ये चीज़ हर दिन के परिस्थिति के ऊपर निर्भर करेगी। अब जैसे चंडीगढ़ ने अपने किया था क्या, लॉकडाउन किया था, अब उन्होंने खोल दिया, अब उनका निर्णय है ये। अब दिल्ली है वो सोमवार तक उनके वो सारे जो लॉकडाउन के विषय हैं, सोमवार पता नहीं क्या निर्णय लेते हैं। इसलिए हम भी अपने निर्णय जो हैं हर दिन बैठेंगे, हर दिन निर्णय लेंगे। हमने सर गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, रोहतक, बहादुरगढ़ में जो बॉर्डरिंग से एंट्री है, एग्जिट है, वहाँ कुछ सख्ती का फैसला लिया? कोई ऐसा विषय नहीं है, नॉर्मल जैसे चीज़ें चलती हैं चलेंगी। जहाँ भीड़ होगी, और भीड़ में भी कुछ स्थान तो ऐसे होते हैं जहाँ हमको अपील करनी होती है। अपील पर कौन कितना मानता है ये सबके अपने कंसर्न का विषय है। आज जहाँ भीड़ होती है वहाँ भी लोग कहते हैं भाई कोविड है तो ज़रा अलग हो जाओ, दूर हो जाओ। बहुत सी संस्थाएं अपने अपने कार्यक्रम स्थगित कर रही हैं, बहुत पार्टियों ने स्थगित किया है। आज हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हम भी अपने 15 दिन में केवल कोविड के काम में अपने कार्यकर्ताओं को लगाएंगे, बाकी कोई कार्यक्रम नहीं करेंगे। सर पंजाब से बड़ी संख्या में किसान अभी धरने की तरफ जा रहे हैं, क्या उसको लेकर भी कुछ अपील करेंगे? ना है साहब वो टीका के लिए मांगे, जो मीटिंग थी सोनीपत में किसानों के साथ, टीके के लिए मांगे। एक वाहनों को लेकर रोडवेज बसेस है, जैसे उसमें भीड़ होती है, निजी वाहनों में भी जाते हैं, प्राइवेट बसेस भी, उनके लिए वाहनों का तो हमने कितना किया ना पहले 50%। वाहनों का 50% है, सरकारी बसों का सर। वाहनों का 50% रिस्ट्रिक्शन है। हाँ जी, निजी वाहनों के लिए। निजी वाहनों का तो ये कि मास्क लगा के यहाँ चलें, चाहे गाड़ी में हैं चाहे स्कूटर पर हैं, 2 से ज़्यादा स्कूटर पर ना बैठ के जाए। और उसमें 4 हैं। हाँ, उसमें गाड़ी में 4 हैं। सर मेडिकल कॉलेज में ये ओपीडी बंद है या सिविल हॉस्पिटल्स में? जहाँ जहाँ कोविड हॉस्पिटल की व्यवस्था हो गई है वहाँ बंद है। सर रेमडेसिविर को लेकर क्या स्टेटस है सर अभी प्रदेश में? अभी हमारे पास 1000 वायल में से 600 वायल अभी हमारे पास हैं उपलब्ध। सब जिलों में कहीं 20 हैं, 30 हैं,
15 हैं, सब जगह उपलब्ध है। कहीं कोई जिला ऐसा नहीं है जहाँ हमारा रेमडेसिविर का इंजेक्शन ना हो। सर, कोविड डेडिकेटेड बेड्स की संख्या कितनी इस टाइम पे स्टेट को टारगेट क्या बनाया सरकार ने जाने वाले दिनों में इतनी संख्या तक हम अचीव कर लेंगे? बेड्स जैसे मैंने बताया कि आज हमने जो विचार किया बढ़ाने का, 1000 रोहतक का, 1250 मेडिकल कॉलेजेस का है, तो ऐसे 2250 बेड्स तो आज ही हमने विचार किया। ये ऑक्सीजन के बेड्स की बात है। बाकी हमारे पास वेंटिलेटर सब जगह हैं। 10,000 बेड हैं पहले पहले। 10,000 पहले हैं, तो 2,500 ही और बढ़ जाएंगे। सर, ऑक्सीजन की अभी भी कई स्टेट है जैसे दिल्ली है, वहाँ पर काफ़ी दिक्कत हो रही है। हरियाणा में क्या नियम रहते हैं सर, जो हॉस्पिटल हैं प्राइवेट हॉस्पिटल, उनको ऑक्सीजन देने को लेकर, या कोई आम लोग? नहीं, सब हमारे कंट्रोल बना हुआ है। जिले में एक मॉनिटरिंग टीम है बनी हुई, प्रदेश में मॉनिटरिंग टीम बनी हुई है। प्रदेश के लोग जिलों से करते हैं। आज तो बल्कि हमने नई व्यवस्था की है, डिविजनल कमिश्नर्स को अपने जो उनके 4-4 जिले हैं, 5-5 जिले हैं, उनको 5 जिलों का कोऑर्डिनेटर बना दिया कि कहीं भी किसी हॉस्पिटल में सपोज एक 4-5 घंटे से कम ऑक्सीजन रह गई है तो रेड अलर्ट करेंगे। और जो भी हमारे हरियाणा में ट्रक जहाँ कहीं सप्लाई कर रहे हैं, तो जहाँ बहुत कम रहेगी उसको वहाँ डाइवर्ट करेंगे। सबकी अपनी एक कैपेसिटी है। हर शहर में किसी हॉस्पिटल की 1 टन की है, किसी 2 की है, किसी की 3 की है, किसी की 5 की है। तो एक जब ट्रक जाता है तो 5-6 हॉस्पिटल में जा करके वो डिस्ट्रीब्यूट करके आता है। सबके अपने टैंक बने हुए हैं। तो किसी भी जगह बहुत कम ना हो जाए, और आगे कोशिश करेंगे जैसे हमारे पास उपलब्ध प्राप्त हो जाएगी तो 24 घंटे की सुनिश्चितता हम हर हॉस्पिटल की कर लेंगे। उसके बाद फिर रिजर्व भी कुछ ना कुछ रखेंगे। हमने एक स्टोरेज टैंक का भी विचार किया आज, के बड़ा एक स्टोरेज टैंक हमारे पास हो जाए ताकि 24 घंटे की जो सप्लाई है वो उसमें हम रिजर्व रख सकें। लेकिन वही है ना कि उपलब्धता कितनी है और उसकी कंजम्पशन कितनी है, उसी में से होगा। हर प्लांट अपनी पूरी क्षमता से अब ऑक्सीजन जो है लिक्विड वो बना रहे हैं। इस समय तक कोई ऐसी कठिनाई किसी भी हॉस्पिटल में नहीं आई कि जहाँ बिल्कुल ख़त्म हो गई हो। एक आध हॉस्पिटल ऐसा ज़रूर था जहाँ 3 घंटे 4 घंटे की सप्लाई रह गई थी, हमें दूसरी जगह से हमें डाइवर्ट करनी पड़ी। वरना कहीं 24 घंटे, कहीं 36 घंटे, कहीं 12 घंटे, 18 घंटे, ये सब जगह रिजर्व है हमें। नाइट कर्फ्यू के सर, टाइम में तो कोई गुरुग्राम बदलाव के नहीं किया अंदर गया सर सर? 4500 के करीब केस आए हैं कल। अब स्थिति गुरुग्राम में 4500 के करीब केसेस आए हैं पॉजिटिव कल। कल ना बढ़ रहे हैं सर लगातार हाँ। केसेस ना। तो क्या लगता है कि ये गुरुग्राम जो है अब उस कंडीशन पे बढ़ रहा है जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जब जरूरी होगा अंतिम विकल्प की ओर बढ़ रहा है वो लॉकडाउन? मैंने बताया अभी जो व्यवस्थाएं हमने बताई हैं सख्ती करने की बताई हैं। और सख्ती करने में जो लॉकडाउन में होता है यही होता है कि सब चीज़ हम बंद कर देते हैं एक ऑर्डर से। हम एक ऑर्डर से बंद नहीं कर रहे, लेकिन बाकी कंटेनमेंट जोन, थिन अटेंडेंस, दूरी रखना, और उसमें से कितना कंट्रोल कर पाएंगे उतना देखेंगे। कोई आवश्यकता होगी तो फिर हम विचार करेंगे। रोज़ाना बैठते हैं हम, कोई डिसीजन आज पूरे 10 दिन का लेंगे ऐसा नहीं है। ये तो आज जो डिसीजन लिए हैं अगले 2 दिन के बाद फिर बैठेंगे, कैसे थी फिर देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।